नमस्कार। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस प्रोग्राम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज दरअसल हम आपको बताएंगे जालसाजी के बारे में। जालसाजी के बारे में आपको कानूनी जानकारी देंगे और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए कानूनी विशेषज्ञ और सीनियर अधिवक्ता हमारे साथ परमानंद पांडे जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आपका। पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी, तो पांडे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पांडे जी से विस्तार से हम जानकारी लेंगे और तफसील से हम जानकारी लेंगे जालसाजी के बारे में। और तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ परमानंद पांडे जी लगातार जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको नंबर फ्लैश कर रहे हैं, नंबर आपका टीवी स्क्रीन पर है। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो जालसाजी से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करिए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं इस विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे, परमानंद पांडे जी सीनियर अधिवक्ता हैं, हमारे साथ सीधे लगातार जुड़े हुए हैं। तो सीधे रुक कर लेते हैं अपने खास मेहमान का। परमानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल यही कि जालसाजी की कानूनी परिभाषा क्या है और क्या ये अपराध है? नेहा जी, जालसाजी की कानूनी परिभाषा कोई या जाने या न जाने, लेकिन जालसाजी क्या होती है लोग जानते ही है इस चीज को। तो जालसाजी कानून में एक तरह का ये बहुत बड़ा अपराध है, छोटा मोटा अपराध नहीं, बड़ा भारी अपराध है जी। इस नाते इसको आप ये जान लीजिए कि किसके लिए जालसाजी की ऐसा जालसाजी जो आप दूसरे को धोखा देने के लिए करते हैं, फ्रॉड करते हैं और या अपना फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। अपना इसमें खास तौर पर यह होता है दूसरे को धोखा देना और अपना फायदा पहुंचाना। यही जालसाजी की कानूनी परिभाषा में के अंतर्गत आता है। और इसी जालसाजी के कारण लोग अपनी काफी संपत्ति बटोर लेते हैं, काफी गलत काम करते हैं, दूसरे व्यक्ति को धोखा देते हैं, उसके साथ कई चीजें छिपाते हैं और उसको छिपा करके अपना लाभ पहुंचाते हैं। यही मुख्य रूप से जालसाजी की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ये जालसाजी की परिभाषा के भीतर आता है। जी जी सर, ये बताइए कि ऑनलाइन फ्रॉड होने पर कानूनी कार्रवाई कैसे करें और वेबसाइट हैक हो जाना, जैसे कि बैंक अकाउंट हैक हो जाना आदि, इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसे कानूनी कार्रवाई करवाएं? देखिए, ये ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहा है, ये वेबसाइट हैक की जा रही है, ये तो अभी का 10-15 वर्षों के भीतर की बात है। पहले इतना नहीं होता था। हाँ। पहले होता भी था तो ऑनलाइन फ्रॉड नहीं होता था। ऑनलाइन तो अभी आ गया है। अभी की स्थिति आ गई है कि ऑनलाइन फ्रॉड तो इस ढंग से होने लगा है कि आपसे कहा जाएगा कि आप 5 रुपए जमा कर दीजिए, तब जब आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। अब 5 रुपए आपने जमा करते हुए कहते हैं कि आपके पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी जो ही आपके पास आया तो ही आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया। ऐसा फ्रॉड करते हैं। ऐसा आए दिन देखने को आता है कि छोटी छोटी जगहों से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग बड़े शहरों से जाते हैं और वहां पर छोटे जगहों पर ये ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड का तात्पर्य ये है कि अगर जैसे ही आपके अकाउंट से ये पैसा निकलता है या और ढंग के काम होते हैं, वैसे ही सबसे पहले जो काम ये है कि आप जाकर के बैंक को सूचना दें, उसके बारे में सबूत इकट्ठा करें, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं और किस ढंग का फ्रॉड आपके साथ हुआ है इसकी जानकारी आप प्राप्त कर लें। तब जाकर के इसका सही निदान हो सकता है। अन्यथा क्या होगा कि वो जालसाज आपके साथ जालसाजी करता रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पता तब आपको चलेगा जब आपको नुकसान हो चुका है। कहते हैं कि चिड़िया चुगी होती है खेत को, तब आपको पता चलता है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी चीज है कि आप इन सबसे सतर्क रहें। जाने की ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहा है आजकल के जमाने में। आए दिन किसी न किसी तरह से फोन आता है। ऑनलाइन फ्रॉड का तात्पर्य ये देख लीजिए कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी का फोटो लगा के किसी के दूसरे के साथ
फोटो लगा करके उसमें कहते हैं कि आपका स्टैंड का फोटो पकड़ा गया है एजेंट, आप हमसे संपर्क करिए, और संपर्क करने के बाद कहते हैं कि आप इतना पैसा हमको भेजिए, तब जाकर के आपको हम छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। ये सारी चीजों से सतर्क रहने की जरूरत है। और बिल्कुल। ये मान के चलिए कि ऐसे लोग जालसाजी करने वाले लोग हैं, इन जालसाजों से सतर्क रहने की जरूरत है, तभी हाँ, जाकर के आप इस जालसाजी से मुक्त हो पाएंगे बिल्कुल। और निपटारा पाएंगे। बिल्कुल, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और अगर इस तरह की कॉल्स आपको भी आती हैं तो आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहें और कभी-कभी जी लिंक्स भी जी आते हैं, मुझे लगता है उस पे भी आपको क्लिक नहीं करना चाहिए जब तक आप पूरी तरह से श्योर ना हो कि ये आपके कार्य का है या आपके काम का है या नहीं है। बहरहाल, अगले सवाल की तरफ बहुत हम ठीक बढ़ते कहा, हैं। बहुत ठीक, जी, फर्जी बहुत तरीके ठीक से कहा। सर भूमि बेनामे या फिर जालसाजी होने पर क्या किया जाए और किस तरह की सज़ा का प्रावधान रहता है? क्या जुर्माना इसमें रहता है? देखिए, जो फर्जी है, जो जिस ढंग का फ्रॉड का केस है, जी। जालसाजी का काम है, हुँ, इस ढंग का इस पर तो सजा बहुत कठोर है। हुँ, 10 साल तक की सजा होती है इससे, हुँ। और जुर्माना भी होता है। जी। लेकिन आपको सबसे जरूरी चीज है कि अगर मान लीजिए आपके साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, तो हुँ। सबसे पहले आप उसका रिपोर्ट दर्ज कराइए, और हुँ। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आप उसके बारे में पता कराइए कि कौन ऐसे लोग आए हैं। हुँ, उसमें पुलिस को पूरी तरह से सहयोग दीजिए, हुँ, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनके पास ये भी भेजिए हुँ, कि देखिए हमारे साथ इस ढंग का जलसा जरूरी है, हुँ, तभी जाकर के इसका निदान हो पाएगा। अन्यथा क्या होता है कि ये जालसाज, इनका मन बढ़ जाता है, और ये हुँ। मनचले लोग, मनबड़ लोग, किस्म के लोग जो हैं, आपको तमाम तरह का आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाते रहेंगे। और कई तो ऐसे होते हैं जो दूसरे की मान मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते हैं, हुँ, उनकी मान मर्यादा का भी हनन करते हैं। इस हुँ, नाते सबसे जरूरी चीज है कि हुँ, आप किसी भी तरह से ऐसे जालसाजों के फोन को ना आप उठाएं, हुँ, और अगर आप फोन को उठा लिए हैं तो आप उनको इस ढंग से पता चल जाएगा तुरंत कि किस ढंग का क्या बात करते हैं, और आपकी मदद करने के नाम पर आपको पूरी तरह से, जिसको कहते हैं लोग कि चूना लगाने का काम करते हैं, वही ये काम करते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि आप इनके बारे में जानिए, हुँ, और जानने के बाद पुलिस की रिपोर्ट दर्ज कराइए, हुँ, और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इसकी सूचना दीजिए, हुँ, और फिर लीगल मदद भी लीजिए। इनके खिलाफ जरूरत हो तो कानूनी कार्रवाई भी करिए। हुँ। ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक है। सर, क्या कोई ग्राहक एक जालसाज या फ्रॉड कंपनी जिस पर जालसाजी का आरोप है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है? निश्चित तौर पर कर सकता है। हुँ, और आए दिन देखिए क्या होता है कि कोई न कोई कंपनियां जो है किसी तरह का आपको उपभोक्ता की चीजें बना के तैयार कर देते हैं। वो कोई नाम से किसी तरह के साबुन का प्रयोग कर देते हैं, कोई और चीज का कर देते हैं, कभी किसी चीज में कर देते हैं। इनका सबसे जरूरी काम है कि इमिटेशन, हुँ, ये जालसाजी का काम करते हैं कि उसकी नकल करते हैं, और नकल करने के बाद वो उसमें ऐसा लगा देते हैं कि आपको भ्रम हो जाएगा कि असल क्या है और नकल क्या है। असल नकल का भेद भी आप नहीं जान पाएंगे। इस नाते वो, अगर वो चीज उनकी 50 रुपए में बिक रही है, हुँ, तो ये 50-40 रुपए में ही बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन हो सकता है वो चीज जो है वो 10 रुपए की भी ना हो। तो हुँ, ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी जरूरी हुँ। चीज। इससे पहले परमानंद पांडे जी ने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। सर, अब ये बताएँ कि धारा 420 के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में बताएँ। जालसाज़ी मामले में कैसे इसके तहत कार्रवाई की जाती है और क्या इसमें बेल मिल सकती है? बेल का प्रावधान इसमें होता है? नेहा जी, 420 तो एक मुहावरा सा बन गया है, हुँ, जो हालांकि आईपीसी की का एक सेक्शन है, हुँ, और कहते हैं कि 420 में बन गया, लेकिन एक मुहावरा सा बन गया है। आजकल गांव से लेकर के शहर तक हर जगह तक के लोग कहते हैं कि ये 420 है या इसमें 420 ही हुई है। इसका मतलब कि धोखेबाजी हुई है हुँ। और जालसाजी हुई है। अगर 420 का कोई केस बनता है, हुँ, तो 420 के केस में ये एक बड़ा भारी अपराध है, और इस अपराध में आदमी को जेल भी हो सकती है, और इस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ये न्यायालय पर निर्भर करता है कि क्या कितना गंभीर अपराध है, और कितना इस पर जुर्माना किया जाना चाहिए, और कितने साल की सजा होनी चाहिए। तो इसमें 420 के केस के हुँ, मुख्य रूप से आप यही जानिए कि इस केस में ये होता है कि आदमी किसी को, आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जैसे
हमारे साथ क्या हुआ, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए गया हूँ, और जो मुझे सूचना दी गई है कि वो लड़का यह काम करता है, लड़के के पास इतनी संपत्ति है, या लड़के के माँ बाप इस ढंग से हैं और अच्छी ढंग से हैं, तो हमारे साथ अगर हमने उसके यहाँ जा करके और अपनी बेटी को भी राजी कर लिया कि बेटी तुम उसके साथ शादी कर लो, और वो तैयार हो गई, तो ये एक तरह का 420 का काम हुआ। ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुआ, हमको झूठी बात कही बता करके, और मुझसे एक काम कराया गया जिसके कारण मुझे बहुत धोखा हुआ, और जिसके कारण मेरे परिवार को। तो ये एक केस नहीं है, ये और भी ऐसे केस होते हैं कि मान लीजिए किसी को नौकरी दी गई है, और नौकरी में कहा गया कि देखिए वो लड़का इतना ब्रिलियंट है, इतना पढ़ा लिखा है, या लड़की मेरी इतनी बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, जबकि बाद में पता चला कि नहीं, ये तो जो बताया गया ठीक उल्टा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने वो 420 के माध्यम से जी ऐसा काम किया है, तो ये एक धोखाधड़ी का काम है। जी जी जी, ठीक है। सर ये बताइए कि क्या फ्रॉड से पीड़ितों को आरोपी कंपनी से मुआवजा मिल सकता है? जी हाँ, अगर फ्रॉड से पीड़ित कंपनी ने किसी को धोखा दिया है, हाँ। तो आप उसके खिलाफ दर्ज करिए, केस दर्ज कराइए, और कोर्ट में भी जाइए, और उससे कहिए कि देखिए इस कंपनी के कारण मुझे मेरे साथ धोखा हुआ है और मेरे साथ फ्रॉड किया गया है। इस फ्रॉड का सबसे जरूरी चीज है कि इस कंपनी को न केवल दंडित किया जाए, बल्कि इस कंपनी से मुझे पूरा मुआवजा दिलाया जाए, जी। क्योंकि अगर मान लीजिए उस कंपनी से मुआवजा नहीं मिला तो हमारा क्या लाभ मिला। तो हाँ हाँ। दंडित करने के बजाय, और दंडित करने के अलावा बजाय नहीं, बल्कि उसके अलावा ये भी किया जाए कि मेरे साथ मुझे पूरा मुआवजा दिया जाए, मेरी क्षतिपूर्ति की जाए, तभी वह एक तरह का न्याय हुआ, अथा अन्याय नहीं हो पाया, अन्याय ही रहेगा। जी ठीक है सर, ये बताइए कि धारा 463 क्या है और इसके अंदर क्या सजा का प्रावधान है? देखिए 463 का मतलब ये है कि ये एक फर्जरी का केस है। हम्म मान लीजिए हमने कोई आधार कार्ड बना लिया, या हमने बैंक में कोई फ्रॉड कर लिया है, कोई आधार कार्ड के आधार पर, या कोई फर्जी चीज बना लिया, किसी का जाली सिग्नेचर कर दिया हमने, दस्तखत करके कोई काम करा लिया, तो ये 463 के अंतर्गत आया कि हमने कुछ काम किया, और काम या जानबूझ करके, डेलिबरेट जिसको कहते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको किसी को धोखे, हमने जालसाजी ये किया कि अपने जानबूझ करके हमने ऐसा काम किया है कि जिसके कारण दूसरे को नुकसान हुआ। और या मान लीजिए हमने मार्कशीट बनाई है, मार्कशीट बनाई है, मैं पास हुआ हूँ 2nd डिवीजन या 3rd डिवीजन, हमने डिस्टिंक्शन मार्क्स से अपनी मार्कशीट तैयार कर ली, और फिर जाकर के वहां नौकरी ले ली। या और भी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे किसी के यहाँ रजिस्ट्री करा लिया आपने, बैंक में जा गए और आपने वहां धोखाधड़ी का काम किया, या कहीं आपने लैंड का, जमीन का कागजात पर आपने, कोई आदमी मर रहा हो, बुढ़ा रहा हो, उसका डीड लिखवा लिया, और जाकर के नकली दस्तखत करके उसके और कह दिया कि नहीं ये मैं इसका मालिक बन गया हूँ। तो 463 के अंतर्गत ये जालसाजी हुई है, जिसमें फर्जरी होती है, जो व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है, और आप उसका लाभ ले लेते हैं। जी ये 463 के अंतर्गत हुआ। ठीक है। सर ये बताइए कि इसमें वकील की जरूरत होती है या नहीं? जी हाँ, वकील की जरूरत होती है। वास्तव में ये एक ऐसा कानूनी मसला आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जो जानकार नहीं है कानून का, वैसे तो हर मुकदमे में कोई भी व्यक्ति इन पर्सन जा सकता है, लेकिन ऐसा मसला हो जाता है कि आप बहुत सारे कानूनी दांवपेच की चीजें आती हैं, और दूसरा जो चालाक व्यक्ति होता है वो इस ढंग से फंसा देता है कि जैसे लगता है कि उसका कोई निकलने का रास्ता ही नहीं पा रहा। तो ऐसी स्थिति में आप कानूनी दांवपेच को समझने के लिए और उससे मुक्त होने के लिए जरूरी है कि आप वकील को करें, और वकील ही इस चीज में आपकी मदद कर सकता है, इसलिए इसमें वकील की जरूरत पड़ती है। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे को जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।